और अब हम इस चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इस चर्चा में कुछ बेहद समर्थ विद्वत जन भाग ले रहे हैं जो हमारे साथ दिल्ली, पटना और अमेरिका से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रमथराज सिन्हा को, जो अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं और श्री राजा राधिका रमण के साहित्य परंपरा का निर्वाह तीसरी पीढ़ी में कर रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग के लिए हड़प्पा एजुकेशन नाम से भी एक बेहतरीन पहल की है। आनंद बाजार पत्रिका समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर भी वे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे आज हमसे उच्च शिक्षा में अवसर एवं संभावनाओं पर बात करेंगे। प्रणाम। इस पावन अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का कि आपने मुझे इस समारोह में आपके सामने कुछ बोलने के काबिल समझा। मुझे शिक्षा के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं कुछ दो बातें उसके बारे में कहूँगा। लेकिन उसके पहले मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए बड़ा ही एक विशेष और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मौका है, क्योंकि शंकर दयाल सिंह जी का मेरे पटना में पलने और बड़े होने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। वो मेरे पिता उदयराज सिंह के बड़े करीबी मित्रों में से थे। दोनों ही साहित्यकार थे और अगर कोई भी गोष्ठी, कोई भी सेमिनार, कोई भी बुक लॉन्च, कोई भी अवार्ड सेरेमनी पटना में हो तो मेरे बाबूजी मुझे हमेशा लेकर जाते थे और वहाँ शंकर दयाल चाचा हमेशा मौजूद रहते थे। वो तो उन फंक्शंस के आयोजन में और संचालन में बहुत इन्वॉल्व रहते थे और उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वो बड़े हमेशा बड़े ही खुश मिजाज और बड़े ही हमेशा बड़े हैप्पी इंसान थे वो। और जब भी वो बोलते थे तो एक बुलंदी से और सबको हंसा हंसा कर वो कार्यक्रम का संचालन करते थे। तो वो मुझे अब तक याद है। जब भी वो घर आते थे तो दूर से ही पता चल जाता था कि शंकर दयाल चाचा आ गए हैं, और वो ठहाके मारते हुए आते थे और सबसे बात करते थे। हम बच्चों को भी कुछ न कुछ वो सुना देते थे, कोई चुटकुला, कुछ कहानी, कोई कहानी। सबसे बड़ी बात मुझे उनकी ये याद है और वो एक गहरा इम्प्रेशन छोड़ गई है मेरे ऊपर कि दशहरा के समय बोरिंग रोड चौराहा पे एक सांस्कृतिक, एक संगीत के कार्यक्रम का आयोजन होता था, जिसमें वो और मेरे पिता दोनों ही लगे रहते थे, लेकिन ज़्यादा काम शंकर दयाल चाचा करते थे। और उस कार्यक्रम में वो कार्यक्रम का संचालन भी करते थे। वो मास्टर ऑफ सेरेमनीज थे। तो जो शुरू में जो ओपनिंग एक्ट होता था, अब तो आजकल बहुत कॉमेडी और वन स्टैंड अप वगैरह लोग करने लगे हैं, लेकिन उनका जो शुरू का जो वो शुरू करते थे चुटकुलों से, कहानियों से, वो अभी तक मुझे याद है और क्या हंसाते थे लोगों को वो। लेकिन उससे बड़ी चीज उनकी ये खासियत थी कि वो, जैसा मैंने कहा पहले भी, कि सबको वो बड़ा ही केयरफुली अटेंशन पे करते थे। तो वो कई बार मुझसे कहते थे कि देखो बेटा, ये जरा तबला ऊपर पहुंचा दो, या ये पानी का गिलास वो बिस्मिल्लाह खां बजा रहे हैं, उनके बगल में जाके रख दो। ये छोटी छोटी कार्य जो वो हमें देते थे, उससे मैं इतना खुश हो जाता था, इतना मुझे गर्व लगता था। तो एज अ चाइल्ड मुझे याद है कि ये मैं उनके पीछे पीछे पूंछ जैसा घूमता रहता था कि अब मुझे वो कुछ कहेंगे जिसके कारण मैं मंच पे जा सकूंगा और मुझे वो प्रोमिनेंस मिलेगा कि मैं मंच पे हूँ। लेकिन मैं आपको इस कहानी से ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। आज मुझे किसी और काम के लिए बुलाया गया है, तो मैं शिक्षा पे जाता हूँ। बट इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं शंकर दयाल जी को
अपनी ओर से और अपने सारे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। मुझे शिक्षा के बारे में बात करने को कहा गया है। मैं ज़्यादा हायर एजुकेशन से संबंधित हूं, तो मैं उसके बारे में 2 शब्द कहूँगा। पहली बात तो ये कि हमारे देश में जो आज हायर एजुकेशन को लेकर चुनौती है, वो शायद मानवता के इतिहास में कभी हमें ऐसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है। आज के दिन में हमारे यहाँ 4 करोड़ बच्चे, छात्र छात्राएं करीब 1000 यूनिवर्सिटीज और करीब 60,000 कॉलेजेस में पढ़ते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ज़्यादातर इन कॉलेजेस की स्तर क्या है, और शायद हम और आप अपने बच्चों को इस कॉलेजेस में नहीं पढ़ाना चाहेंगे। तो क्वालिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इतने सारे लोगों को जल्दी से जल्दी अच्छे स्तर पे शिक्षा प्रदान करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चैलेंज जो है वो और भी चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे के वर्षों में, अगले दशक में या अगले 2 दशकों में ऐसा माना जाता है कि हमारा जो एनरोलमेंट है वो शायद डबल या ट्रिपल हो जाएगा इससे, और होना पड़ेगा अगर हम इस देश के युवाओं के महत्वाकांक्षाओं को मीट करना चाहते हैं, उनको फुलफिल करना चाहते हैं। तो अब बताइए कि अगर और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना के ही अगर हम इनको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल सा टास्क है। ये चुनौती हम कभी मीट ही नहीं, ये चैलेंज हम कभी मीट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इसका कोई हल नहीं है कि हम और क्लासरूम बनाएं और टीचर्स ढूंढें, ये पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। तो ये जो हमारे पास चैलेंज है वो हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस में कभी किसी ने इतने लोगों को इतनी जल्दी और इस स्तर पे पढ़ाने की कभी चेष्टा नहीं की, कभी ये चुनौती आई ही नहीं। तो आज के दिन में ये पुराने मॉडल से क्लासरूम बना के और टीचर ला के करना नामुमकिन है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम हाथ खड़े कर दें। ये हमारे लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम एजुकेशन का पैराडाइम ही बदल दें, कैसे इसको कंप्लीटली एक नए सिरे से हम इसका निर्माण करें कि हायर एजुकेशन में कैसे इतने सारे लोगों को पढ़ाया जा सकता है इतनी जल्दी। दूसरा जो मैं आपके सामने एक मुद्दा पेश करना चाहूंगा वो ये है कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस चुनौती को मीट करना, इस चुनौती को हराना। जिस तरह से मैं आपके सामने एक रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू पेश हो रहा हूं, उसी तरह ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग आज के महामारी में और भी ज्यादा प्रचलित हो गया है। लेकिन हमें ये आगे चलकर करना होगा कि इसके बिना हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसको हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और इसको हमें इस तरह से देखना है कि आज के दिन में लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासरूम को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर सीधा गुरु के चरणों में बैठकर पढ़ें तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन गुरु हैं कहाँ और इतने सारे गुरु मिलेंगे कहाँ? तो हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। हम जो ऑनलाइन दे रहे हैं शायद वो गुरुकुल से नहीं कंपेयर करता, क्लासरूम के साथ के हिसाब से शायद वो थोड़ा कम है, लेकिन हमें आगे देखना होगा कि अभी तो छात्राओं को कोई भी स्तर नहीं मिल रहा। अभी तो छात्र छात्राओं के लिए क्लासरूम है ही नहीं, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि हम ऑनलाइन अडॉप्ट करें। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन के माध्यम से हम बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कंपेयर टू जो आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है, उसमें भी कहा गया है कि आगे के पीढ़ियों को, अभी तक तो हम बड़े स्पेशलाइज्ड एजुकेशन पढ़ा रहे थे, सब किसी को इंजीनियर बनाओ, किसी को लॉयर बनाओ, किसी को आर्किटेक्ट बनाओ, किसी को कॉमर्स पढ़ाओ, लेकिन आगे की पीढ़ियों को केवल एक सब्जेक्ट पढ़ के उनकी करियर बनाना बड़ा मुश्किल होगा, उनको अपनी करियर बनाना बड़ा मुश्किल होगा। उनको मल्टीपल सब्जेक्ट्स में पढ़ना होगा और सीखना होगा, और ये कैपेबिलिटी एक क्रिएट करना होगा कि अपने करियर में वो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ पाएं। और इसको आजकल बोला जा रहा है कि उनको लर्निंग हाउ टू लर्न सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर 4-5 साल कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया विषय, कोई नया सब्जेक्ट आएगा जो उनको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने पहले क्या सीखा है ये उतना ज्यादा अहमियत नहीं रखेगा, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट होगा कि हम नई चीजें कैसे जल्दी से जल्दी सीख पाएं। तो इसकी ट्रेनिंग तभी हो सकती है जब हम अपने फॉर्मल एजुकेशन में, अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाएं और उनको दिखाएं कि साइंस भी पढ़ा जा सकता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ा जा सकता है, उसके साथ इतिहास और भूगोल और लिटरेचर और सोशियोलॉजी भी पढ़ा जा सकता है। और ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करती हैं आगे के दिनों में डिफरेंट और भिन्न भिन्न विषयों पर पढ़ाई करके सीखने की एबिलिटीज क्रिएट करती हैं आपके लिए। तो ये तीसरी बात है, ये मल्टी डिसिप्लिनरिटी। और लास्ट और जैसा कि लोग कहते हैं नॉट द लीस्ट, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के दिन में जो हमारे फाउंडेशनल स्किल्स हैं, जो एक तरह से जो हमारे नैतिक और मूल विचार और विचारधारा है, जो हमारे स्कूल और कॉलेज सिस्टम से बिल्कुल निकल गया है, वो हमें वापस लाना पड़ेगा। मैंने अभी कुछ साल पहले एक नया इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन लॉन्च किया है जिसका नाम है हरप्पा, और वहां पे हम पढ़ाते हैं कि लोग सोचें कैसे, लोग गुत्थियां कैसे सुलझाएं, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, चुनौतियों का कैसे सामना करें, हम कम्युनिकेट कैसे करें, हम एक दूसरे से बातचीत कैसे कर सकें जो इफेक्टिव हो, हम एक दूसरे के साथ कैसे काम करें कोलैबोरेटिवली, टीम वर्क के साथ, और हम अपने आप को कैसे ज्यादा उभारें, हम अपने आप को समझें और इंप्रूव करें और ग्रो करें। देखिए, ये जो विषय है, ये जो विचारधारा है, वो हमेशा से ही हमारे शिक्षा में मौजूद रहा है और था। जब हम तक्षशिला और नालंदा की बात करते हैं तो वहां पे जो पढ़ाई होती थी वो मल्टी डिसिप्लिनरी होती थी। लोग मेडिसिन भी पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ते थे, लॉ भी पढ़ते थे, और लैंग्वेजेस भी पढ़ते थे, और रिलीजन भी पढ़ते थे। तो एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी होता था, लेकिन दूसरा जो एक स्पेशलाइजेशन उनको मिलता था वो एक तरह से लाइफ स्किल्स सीखते थे। वो अपने बारे में समझते थे, अपने आप को समझते थे, वो फिलॉसफी पढ़ते थे, वो जानते, वो ये उनको ये एनकरेज किया जाता था कि भाई आप सोचिए कि आप यहां हैं क्यों, और आपकी अपनी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, और आप अपने आप को कैसे और उभारें और इंप्रूव करें। तो ये जो चीजें हैं वो हमारे शिक्षा से बिल्कुल बाहर हो गई। हम लोग इतने ज्यादा एग्जाम और रट्टा मारने और एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करने के पीछे लग गए हैं कि ये सब हम भूल गए हैं, जो बड़ी मूल और गहरी बातें हैं, जो हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा में बहुत हजारों वर्षों से बिल्कुल आधारित है हमारी सभ्यता इन सब चीजों पे। तो इनको हमें वापस लाना पड़ेगा, और वो एक हमारा भी प्रयास है हरप्पा के थ्रू। लेकिन हर
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और हमारे हायर एजुकेशन को, हमारे स्कूल एजुकेशन को, इन मूल विषयों को वापस लाना पड़ेगा अगर हमें इस देश को शिक्षा में आगे बढ़ाना है। तो मेरा मानना है कि ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन आज हमारे देश में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम एक नए सिरे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएं। और जिस तरह से ये हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएसबी और अशोका और वेदिका और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये पॉसिबल है कि पहले दिन से ही हम एक उच्च स्तरीय इंस्टीट्यूशन बनाएं, एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो विश्व में किसी भी प्रोग्राम के टक्कर का हो सके। ये मुमकिन है, ये किया गया है, ये किया जा सकता है। और इस मानसिकता से हमें शिक्षा को इस देश में अप्रोच करना पड़ेगा। इस मानसिकता से हमें नई इंस्टीट्यूशंस बनानी पड़ेगी और यही हमारे देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी हमारे जेनरेशन की देन होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि शंकर दयाल सिंह जी के परिवार के लोगों ने, राजेश सिंह जी ने मुझे आमंत्रित किया इस मंच पर आने को। और आशा करता हूं कि ये कुछ जो मेरे थॉट्स थे वो आपको लगा होगा कि मैं कुछ सेंस की बात कर रहा हूं और इन थॉट्स को आप आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आमतौर पर हम मान लेते हैं कि शिक्षा आजीविका से जुड़ी है, पर सच में ऐसा है नहीं। आजीविका का संबंध तो कौशल एवं प्रशिक्षण से है और इसीलिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को भी प्रशिक्षण से गुजरना ही होता है। ऐसे में एक कला ही है जो हमें सुसंस्कृत भी करती है, आजीविका भी देती है। कला को आजीविका से जोड़कर शिक्षण प्रशिक्षण का जो महत्वपूर्ण काम श्री उपेंद्र महारथी जी ने शुरू किया था, उनकी पुत्री डॉक्टर महाश्वेता महारथी उसे बखूबी निभा रही है। बोधगया मंदिर प्रबंध समिति तथा लुम्बिनी विकास न्यास के सदस्य के साथ साथ राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी की सचिव के तौर पर भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। लोक शिल्प एवं भारतीय संस्कृति पर बात करने के लिए हमें उनसे अच्छा वक्ता और कौन मिलेगा भला। आदरणीय श्री शंकर दयाल सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित यह सालाना समारोह एक प्रमुख सांस्कृतिक गतिविधि बन गया है। वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। बड़े से बड़ा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी उनसे अनायास जुड़ जाता था। हिज हाउस वॉज एन ओपन हाउस। राजनेता, साहित्यकार, कलाकार, जनसाधारण की भीड़ वहाँ लगी रहती थी। आज भी उनका उन्मुक्त अट्टहास मेरे कानों में गूंजता है। उनका प्रखर और विशाल व्यक्तित्व मेरे लिए बराबर प्रेरणा स्रोत रहा है। भारतीय संस्कृति, साहित्य, लोक दर्शन, लोक कला, लोक शिल्प, इन सब से उनका बड़ा गहरा लगाव था। 1980 में मैं 3 वर्षों तक जापान में सेरामिक स्टडी के बाद जब वापस भारत लौटी थी, तो दूसरे दिन ही प्रातः भाई साहब मेरे घर आए और औरंगाबाद स्थित अपने ग्रामीण केंद्र में विलेज पॉटर्स को सेरामिक की ग्लेस ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। ग्रामीण कलाकारों और शिल्पकारों के प्रति वो बहुत आदर रखते थे। भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हस्तशिल्प परंपरा पर आज की यह चर्चा उन्हीं की स्मृति स्वरूप है। भारत में
प्राचीन काल से ही लोक कला लोक शिल्प की समृद्ध परंपरा रही है, जिनसे भारतीय संस्कृति का ताना बाना बुना है। India has had a very rich and vibrant craft tradition which has intricately woven the cultural and social fabric of Indian society. It has given a unique identity to Indian culture. Practicing craft has been a way of life in India. शिल्प कला भारतीय जीवन शैली का अभिन्न अंग हुआ करती थी, इसलिए विभिन्न राज्यों में हर एक प्रांत में अनेक शिल्प परंपराएं विकसित होती रहीं, पनपती रहीं। बोली के बारे में कहा जाता है कि हर 2 कोस पर बोली का रूप बदल जाता है। शिल्प के बारे में भी ये कथन बहुत ही सटीक है। हर ओर शिल्प की विविधता नजर आती थी। बाबरनामा में यह लिखा हुआ है कि बाबर जब पहली बार हिंदुस्तान आया था तो यह देखकर हैरान रह गया कि हर ओर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हाथ से बनाई हुई वस्तु को बनाने वाले हुनरमंद कारीगर बहुतायत में हर जगह मौजूद थे। शिल्पों का और शिल्पियों का समाज में कितना महत्व और आदर था, यह इस बात से समझना चाहिए कि शिल्पों को शास्त्र कहा जाता था। शास्त्र का अध्ययन जैसे गहन और कठिन होता है, उसकी अलग विधाएं होती हैं, उसके अनेक आयाम होते हैं, अध्ययन प्रणाली होती है, उसकी अलग दर्शन होते हैं, आइकोनोग्राफी होती है, उसी तरह शिल्पों का भी स्वरूप होता था। शिल्प शब्द का बड़ा ही व्यापक प्रयोग हर कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता था, चाहे चित्रकला हो, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, ड्रामा, म्यूजिक, जो भी कलात्मक अभिव्यक्ति होती थी उसे शिल्प कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण में राम के लिए वैहारिकाणाम शिल्पानाम व्याता यह कहा गया है, अर्थात व्यावहारिक विशेषताओं, वैयक्तिक विशेषताओं के लिए भी शिल्प शब्द का प्रयोग होता है। आज आधुनिक भारत में कला और शिल्प 2 अलग अलग विधाएं बन गई हैं। इंडिविजुअल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अर्थात कलात्मक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को फाइन आर्ट्स या ललित कला कहा जाता था, और प्लेबियन आर्टिजन्स, ग्रामीण परिवेश के कलाकारों के द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुओं को हस्तकला, हस्तशिल्प या लोक कला कहा जाता था। जबकि भारत में कला और शिल्प एक दूसरे के पूरक होते थे, 2 अलग विधाएं नहीं होती थी, इसलिए क्योंकि दैनिक जीवन का कलात्मक शिल्प से अभिन्न संबंध था। हर शिल्पी दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं को कलात्मकता देते हुए कला साधना करने में तल्लीन रहता था। इसीलिए हजारों सालों तक शिल्प की परंपराएं विकसित होती रही। यहाँ पर दैनिक जीवन के वस्तुओं में इतनी कलात्मकता भरने के आदी थे ये शिल्पी जन कि सुपारी काटने का सरौता हो, उसमें मोर की आकृति नजर आती थी, बाल कृष्ण खुदे होते थे, पीतल और कांसे के बर्तनों में बारीक रेखाओं से लोक कथाओं के चित्रण होते थे, पीतल के तारों से नक्काशी किए हुए कमल और मछली के आकार वाले चकले, बेलन, खड़ाऊ बनाया करते थे शिल्पी जन। खिड़कियों की और दरवाजों की लकड़ी की चौखटों पर समुद्र मंथन के दृश्य खुदे होते थे। ग्रामीण परिवेश में मिट्टी की दीवारों पर रंग बिरंगे लोक कथाओं के चित्र ये आम दृश्य हुआ करते थे, और ये इस बात का संकेत थे कि शिल्प कला न केवल दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं बल्कि परिवेश को भी कलात्मकता प्रदान करती थी। लेकिन आज जब आधुनिक काल में मशीनी वस्तुओं का जीवन में प्रभाव बढ़ने लगा
तो शिल्पों की उपयोगिता कम होने लगी, प्राय समाप्त प्राय होने लगी। वही शिल्प अभी अस्तित्व में हैं जो पर्वों से, रीति रिवाजों से और त्योहारों से जुड़े हुए हैं। जब आज़ादी का संग्राम हो रहा था तो स्वदेशी वस्तुओं पर हस्तशिल्प, हस्तकरघा, खादी के प्रयोग पर बल दिया गया। ये परंपरा चली कि जिस भी राज्य में राजनीतिक अधिवेशन हो वहाँ के स्थानीय शिल्पकारों और कलाकारों को उसमें प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। वही उन्हीं कलाकारों को अधिवेशन के शिविरों, मंडपों और वहाँ के स्ट्रक्चर्स को तैयारी करने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। इसका उद्देश्य यह था कि देश के विभिन्न भागों से आने वाले प्रतिनिधि अधिवेशन में आकर उस प्रदेश की सांस्कृतिक झांकी को एक साथ देख सकें। हरिपुरा कांग्रेस जब हुआ तो प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस ने जनजीवन पर आधारित कई मड पैनल्स बनाए जो आज भी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित है। इसी तरह 1940 में जब रामगढ़ कांग्रेस होना था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दरभंगा में साहित्यकारों की, कलाकारों की, शिल्पकारों की बैठक बुलाई थी और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों की योजना बनाई थी। और कांग्रेस अधिवेशन नगर को बनाने की, उसको सजाने संवारने की जिम्मेदारी उन्होंने प्रसिद्ध कलाकार उपेंद्र महारथी को दी थी। महारथी जी ने उस समय 300 पास के कलाकारों को जो स्थानीय थे, आसपास के गांव से थे, उनके साथ मिलकर के बैम्बू के इंट्रिकेटली वोवन लार्ज स्ट्रक्चर्स विथ पिलर्स, आर्चेस, जो कि मॉडर्न शैली के प्रतीक थे, उनको उस अधिवेशन स्थल के लिए तैयार किया और बीच बीच में सिक्की घास के रंगीन इंट्रिकेटली वोवन पैटर्न्स भी उन्होंने उस स्ट्रक्चर्स में सुशोभित किए। गांधी जी ने स्वयं इस प्रयास को बहुत सराहा था। बांस के जो कलाकार महारथी जी के साथ काम करते थे, उन्होंने न केवल बांस के विभिन्न प्रयोगों को सीखा, डिजाइनों को सीखा, बल्कि आने वाले समय में अपने इस हुनर से उन्हें रोजगार कमाने के कई अवसर मिले। आज़ादी के बाद भी हस्तशिल्प और हस्तकरघा को प्रयोग करते हुए ऐसे ही कई योजनाएं और अधिवेशन स्थल में ऐसे प्रयोग किए गए। जैसे कि विशेषकर खादी ग्रामोद्योग के जो अधिवेशन होते थे, उनमें यह बल दिया जाता था कि जितने भी प्राकृतिक उपादान हैं, नेचुरल एलिमेंट्स, मटेरियल्स, जैसे बांस, नारियल की रस्सी, सरकंडे, फूस, खादी, जूट, मटके, इन्हीं से पूरे अधिवेशन स्थल का स्ट्रक्चर तैयार हो, सजावट हो। और उस स्थल में लगे हुए हाटों और मेलों में स्थानीय पॉटर्स को, वीवर्स को, चर्मकारों को, लेदर क्राफ्ट्स पर्सन्स को, जितने भी लोकल टैलेंट्स होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन्स होते थे, उनको अपने हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता था। इसी प्रकार से जब भारत सरकार ने भी हस्तशिल्प और हस्तकरघा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए थे, उन्होंने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, क्राफ्ट काउंसिल, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज एम्पोरियम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइंस, इनकी स्थापनाएं हुई। 1978 में जब HHEC हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक सर्वे किया था, तो ये आंकड़ा निकाला था कि करीब 20 लाख हस्तशिल्प और हस्तकरघा से जुड़े व्यक्ति अपनी जीविका चलाते थे सिर्फ बिहार प्रदेश में। इंडियन क्राफ्ट ट्रेडिशंस के रिवाइवल में जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय का है। उन्होंने भारत भर के क्राफ्ट्स ट्रेडिशंस को बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेहनत से
उन्होंने प्रमोट किया, हाईलाइट किया। ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड उन्हीं के द्वारा स्थापित एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान रहा है जिसने अहम भूमिका निभाई है। 1950 के आसपास लोक शिल्पों के अनुसंधान का सबसे पहला संस्थान देश में बिहार प्रदेश में बना। बिहार सरकार के द्वारा उपेंद्र महारथी जो प्रसिद्ध कलाकार थे उनके निर्देशन में इस क्राफ्ट रिसर्च सेंटर में, जिसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर कहा जाता था, जो बाद में उपेंद्र महारथी जी के नाम पर जिसका नामकरण किया बिहार सरकार ने, इस संस्थान में जितने भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थे उन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स बेस्ड न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू डिज़ाइंस जो कि सूटेबल थे मॉडर्न लाइफस्टाइल के, आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप थे, ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए डिज़ाइंस बनाए जाते थे। और इन डिज़ाइंस को बिहार भर में फैले हुए 50 से अधिक क्राफ्ट क्लस्टर्स में आर्टिजन्स के पास प्रोडक्शंस के लिए भेजा जाता था और इनकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी HHEC हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन और एम्पोरियम्स को होती थी। इस तरह से अपने ही ग्रामीण परिवेश में रहकर जीविका अर्जित करने का मौका मिलने वाला क्राफ्ट्समैन के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर था और इस संस्थान के रूप में एक बहुत ही सफल प्रयोग भी था। 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अपने तहत ITDC के माध्यम से एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को हाईलाइट करने के उद्देश्य से एक बहुत ही सुंदर प्रयोग किया था। उन्होंने दिल्ली के अशोका होटल में मिथिला की प्रसिद्ध कलाकार सीता देवी को आमंत्रित किया था, जिन्होंने बहुत ही विशाल मड पैनल्स वहाँ पर बनाए थे, जिन्हें देख करके मिथिला की भित्ति चित्रों की याद आती थी क्योंकि वे मैसनोइड बोर्ड पर बने थे। ऐसे ही पटना के राजभवन में भी जगदम्बा देवी जो बहुत प्रसिद्ध मिथिला की चित्रकार थी, उन्होंने भी दरबार हॉल में बड़े सुंदर मिथिला चित्र बनाए थे जो आज भी सुरक्षित हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्राफ्ट्स ट्रेडिशन को हाईलाइट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए कितनी अहम भूमिका निभा सकता है, इसका एक और सुंदर उदाहरण है। ITDC जब अपना नया होटल पटना में 1977 में खोल रहा था, पाटलिपुत्र होटल, तो उसमें बिहार के प्रमुख शिल्पों को स्थान दिया गया। पाली रेस्टोरेंट में उस समय की प्रसिद्ध कलाकार राठी की थी, दरभंगा स्थित राठी गांव की महासुंदरी देवी। उन्होंने अनेक कोहबर चित्र बनाए जिनके बीच बीच में बुद्ध की वाणी धम्मपद से पंक्तियां लिखी थी। मिथिला क्षेत्र के गांवों के अनेकों सिक्की के कलाकारों ने मिलकर रंग बिरंगे सिक्की के लंबे लंबे पैनल्स बनाए, जिससे सिक्की का होटल का जो सिक्की बार था उसकी दीवारें और छतें मढ़ी गई। महीनों तक इन मिथिला के सिक्की के कलाकारों ने इन पैनल्स पे काम किया। सुरसंड, सिवान, सीतामढ़ी के जो कपड़े के शामियाना बनाने वाले कारीगर थे, उनसे होटल के एप्लिक के बेड कवर्स बनवाए गए कमरों के लिए, और बांस के जो कलाकार थे उनसे खिड़कियों के बड़े ही बारीक बुने हुए चिप बनाए गए। महीनों तक इन शिल्पियों का, कारीगरों का उत्साह देखते बनता था। मैं स्वयं इस दौर की साक्षी हूँ। इन कारीगरों और शिल्पी जनों का आना जाना मेरे घर में बराबर लगा रहता था, क्योंकि मेरे पिता उपेंद्र महारथी की देखरेख में ही इस कार्य योजना को संपन्न करने की जिम्मेदारी ITDC ने सौंपी थी। आज के इस बदलते हुए परिवेश में जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और मॉडर्न गुड्स की ओर झुकाव समाज का अधिक है, हमें इन शिल्पी जनों की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने हजारों साल तक अपने परिवेश में रहकर बेहतरीन कलाकृतियाँ करते हुए शिल्प साधना की
और हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखा, हमें आर्थिक संपन्नता दी। बदलाव जीवन का अखंड सत्य है, लेकिन यदि हम इस ओर ध्यान देते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी बची रहे और इन शिल्पी जनों के आर्थिक स्रोत का जरिया भी बना रहे। जो शिल्प ज्ञान का अमर कोश है वो आज भी इन शिल्पी जनों के पास ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित है। ज़रूरत बस इतनी है कि आज की युवा पीढ़ी और यंगर जनरेशन ऑफ डिज़ाइनर्स उन तक पहुँचे, इस ज्ञान को सीखें और इस अनमोल विरासत को आगे बढ़ाएं। The holy grail of traditional craft is still to be found with the craftsmen in villages. The need is for the younger generation and the young designers to reach out to these craftsmen and to be one amongst them. धन्यवाद. Thank you very much. न्यूयॉर्क, दिल्ली, पटना होते हुए आइए हम फिर से लौटते हैं अमेरिका की ओर, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के विज्ञानी एवं आचार्य प्रोफेसर बलराम सिंह। इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजी से लेकर आयुर्वेदिक बायोटेक्नोलॉजी तक पढ़ने पढ़ाने में उनकी गहरी रुचि है और अपने वैज्ञानिक सोच एवं समझ का भरपूर उपयोग उन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने में किया है। फिलहाल वे अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज के अध्यक्ष हैं और बायोटेक कंपनी प्राइम बायो के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत में भी वह कुरओम नामक स्कूल चला रहे हैं। आज वे हमसे सीधा बॉस्टन से जुड़ रहे हैं। नमस्कार आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर प्रथमराज सिन्हा जी, डॉक्टर महाश्वेता महारथी जी, मुझे बड़ा हर्ष है कि आज मुझे डॉक्टर शंकर दयाल सिंह की इस स्मृति व्याख्यान में भाग लेने का अवसर मिला है। मैं आप लोगों को अमेरिका के बॉस्टन क्षेत्र से, जो कि अमेरिका का एक तरह से सांस्कृतिक कैपिटल कहा जाता है, वहाँ से आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ। ये धरती, बॉस्टन क्षेत्र की जो धरती है, ये धरती एमर्सन की धरती है। राल्फ वाल्डो एमर्सन और हेनरी थरो, जो कि आज के करीब 200-250 साल पहले भारत की परंपराओं पर मोहित होकर वहाँ की पुस्तकों को मंगाकर और उन पर अध्ययन करके यहाँ की परिस्थितियों को समझने के लिए वहाँ की प्रेरणा से काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा है। यहाँ पे बड़ा उनका मान है, इस देश में उनका बड़ा मान है। हम उस धरती से आपको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ऐसा लगता है कि डॉक्टर शंकर दयाल सिंह का अपना जो जीवन है, जिसको कि शंकर संस्कृति प्रतिष्ठान के जरिए आज एक सम्मान के रूप में मनाया जा रहा है, वो काफ़ी कुछ भारतीय परंपरा और भारत की जो परंपरा विदेश जहाँ से मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर आई, उसके अनुकूल है। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह राजनीति में तो थे, लेकिन वो बहुत बड़ी बात यह है कि वो लेखक थे, रचयिता थे। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा, पढ़ा, समझा, समझाया। कभी कभी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसे व्यक्तित्व जो आज की राजनीति में लोगों को देखते हैं, वो इस तरह से सोच विचार की बातें, समाज के बारे में लिखना, साहित्यिक होना ऐसे संभव है। हमारे यहाँ ऋग्वेद में एक श्लोक है, संगच्छध्वम संवदध्वम, संगच्छध्वम संवदध्वम
संभो मनांसि जानताम। इसमें ये कहने का तो मतलब है कि हम साथ चलें और साथ सोचें विचारें और साथ काम करें, लेकिन ये बड़ी बात है कि इसमें कहा गया संग छद्धुम, पहले साथ चलें, इसका मतलब पहले काम करें, फिर संबद्धुम, उसके बाद हम उसकी बात करें, चाहे लिख कर बात करें या बोल कर बात करें। तो डॉक्टर शंकर दयाल सिंह का जीवन मुझे लगता है कि ज्यादा अनुकूल है लिखने पढ़ने के और किसी आइडिया को सामने रखने, समाज के हित में रखने के लिए। इसलिए उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, इसमें कि उन्होंने धरती के बारे में लिखा, धरती की सुगंध के बारे में लिखा, महात्मा गांधी के बहुत सारे विचारों पर लिखा। महात्मा गांधी भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि इन चीजों को अपने जीवन में उतार कर फिर बातें किया उन्होंने। तो संग छद्धम संबद्धम जो हमारे ऋग्वेद की परंपरा है, मुझे लगता है कि शंकर दयाल सिंह जी इस बात को पूरी तरह से इससे उनको इसका ज्ञान था और इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया अपने साहित्यिक रचनाओं में। उनकी पुत्री जिन्होंने मुझे ये आज अवसर दिया हुआ है, रश्मि सिंह ने, मेरी एक दो बार उनसे वार्ता हुई है। ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब बेटी अपने बाप के लिए इतना ज़्यादा प्रेरित होकर और उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहती है। दुनिया की जितनी महान बेटियां हैं, जिनको कि हम महान नारियों महिलाओं को देखते हैं, चाहे हम सीता को देखें या द्रौपदी को देखें, पुराने ज़माने की बातें हैं, या कि आधुनिक जगत में अगर देखना चाहते हैं तो मार्गरेट थैचर को देखें, गोल्डा मेयर देखें, भंडार नायकों को देखें, या कि यहाँ के हिलरी क्लिंटन को देखें। इनकी सबकी अपने पिता से बड़ी बैठती थी, ये पिता के बड़े नज़दीक हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि रश्मि सिंह भी अपने पिता के इस तरह की जो उनकी विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं, उनके नज़दीकी हैं। ईश्वर करे कि इनको भी उन महान नारियों के समकक्ष कभी पहुंचने का मौका मिले। मेरा विषय है भारत की वैज्ञानिक विचारधारा एवं वैश्विक व्यवस्था। तो भारत की वैज्ञानिक विचारधारा में एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि विज्ञान का उद्देश्य क्या है। विज्ञान का उद्देश्य सत्य का पालन, सत्य को सबके समक्ष रखना, ये है मेन चीज विज्ञान का। और हमारे यहाँ तो ही है सत्य का पालन, सत्यमेव जयते है, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती भी है। और लेकिन इसके साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जब ये व्यक्ति ये कहने सोचने लगता है कि सत्यमेव जयते, सत्य ही सब कुछ है, और जो कि भारत के का एम्बलम में भी शामिल है, फिर उसके साथ सबको कैसे जोड़ें, तो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती की बात है। तो विविधता हमारे यहाँ पे उसको समग्र किया गया। ये सारी बातें जब जोड़ के ज्ञान में जोड़ दिया जाता है और उसको उसका अगर उपयोग करने की बात करें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आयुर्वेद जो है वो एक विज्ञान भी है, वो एक तकनीक भी है, और वो एक स्वास्थ्य का स्रोत भी है, और एक ऐसा स्रोत है जिसको कि हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड साइंस है, कि सारे लोगों को उस विज्ञान का अभ्यास करने को मौका मिलता है, जो कि तरह तरह के लोग गांव में, घर में एक व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं। उसी तरह से योग भी है, जो कि एक आयुर्वेद का एक अंग भी है। और ये सारी चीजें आज दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और बहुत ज्यादा इनका उपयोग दिखाई पड़ रहा है, इनकी आवश्यकता भी लग रही है। तो इसके दो तीन कारण हैं जो कि भारत की, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि भारत की एक भौगोलिक इतिहास, भारत का भौगोलिक स्थिति और भारत में विविधता। भौगोलिक इतिहास ये है कि भारत का जो भूखंड है वो करीब 10 मिलियन साल पहले एशिया खंड में आके लगा, जब कोई व्यक्ति नहीं था, कोई जंतु नहीं था, तब की बात हो रही है। 10 मिलियन ईयर्स, मेरा कहने का मतलब जंतु तो थे, व्यक्ति नहीं था। और उसके बाद मनुष्य का आगमन हुआ, तो उसके पहले से ही वो वहाँ की धरती है, और उसके वो हिमालय की गोद में है, और उसके सिरमौर जो है
सागर का सिरमौर है और हिमालय की गोद है, तो दोनों के बीच में जो इसकी स्थिति है वो भारत को एक अनोखा, एक अनुपम स्थान प्राप्त करवाती है। और वहाँ पे विविधता बहुत है। वहाँ पे भारत का जो भूखंड आज का है वो संसार के 2.4% का है, लेकिन वहाँ पे रहते लोग 17% सारी दुनिया के लोग रहते हैं। और वहाँ पे जो जीव जंतुओं की विविधता है वो बहुत ही ज्यादा है। तो वहाँ पे वनस्पतियां, सारी संसार की 8% वनस्पतियां और 2.4% क्षेत्र में 91,000 जंतुओं की स्पीसीज हैं वहाँ पर। और उसके बाद विचारधाराओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब से मनुष्य आया इस जगत में तब से भारत है और उसकी ये बना रहा है, क्योंकि ये मैंने जो कहा कि भौगोलिक स्थिति जो है वो जो यहाँ पे समुद्र तीन तरफ है और एक तरफ हिमालय है। हिमालय जो है भारत को बर्फ आने से रोकता है, और संसार में एक आइस एज कॉन्सेप्ट है जो कि हर 1.25 लाख साल में आता है। तो भारत तभी भी बचा रहता है क्योंकि हिमालय उसको रोक देता है। तो भारत की सभ्यता संस्कृति जो है वो फलती फूलती रही है इतने समय से, तो बहुत पुरानी है। इसलिए यहाँ पे ज्ञान की बहुत सारी धाराएं आई हैं और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी हुई हैं। तो इन चीजों को के कारण ही भारत में बहुत सारी ज्ञान की चीजें हैं जिनको हम आज विज्ञान के रूप में, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो सिर्फ विज्ञान की है, उसमें क्योंकि हर चीज को सवाल पूछा जा सकता है, किया जा सकता है, कहा जा सकता है। तो भारत की संस्कृति जो है वो वैज्ञानिक है। उसका एक उदाहरण जो मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ, उसका उदाहरण ये है कि भारत ही एक ऐसा संविधान है जिसमें ये कहा गया है आर्टिकल 51A में कि यहाँ पे सबका कर्तव्य बनता है कि एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए। हर व्यक्ति हर चीज को साइंटिफिकली देखे, वैज्ञानिक रूप से देखे। वैज्ञानिक रूप की क्या खासियत है? हर चीज को सवाल किया जाए, किसी चीज इस तरह से नहीं मान लिया जाए, कोई बोल दिया तो उसको हम मान लेते हैं, ऐसा नहीं करते। तो ये भारत की ऐसी परंपरा है, हमको लगता है कि और दुनिया में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो कि हर चीज को वैज्ञानिक रूप से देखे। और आयुर्वेद जो हो एक समग्र भाव उसका आता है, उस समग्र भाव में भी हम सबको इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से सबको फ्रीडम मिलती है, जो कि जिससे समाज की संरचना होती है। वहाँ पे बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे जिनको आप मजहब कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं। ये सारी चीजें वहाँ पे फलती फूलती आई हैं और सबको एक साथ रहने का वसुधैव कुटुंबकम के रूप में माना गया है। और इन चीजों को आज आवश्यकता है कि हम एक नई व्यवस्था सारे संसार में अगर लाना चाहते हैं तो इस भाव से सबके सामने प्रस्तुत किया जाए और उसको अपने कर्म में, अपने जीवन में भारत देश के लोग अगर उतार सकें तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा संभव होगा कि सारे संसार के लोग इसको मानेंगे और सारे संसार के लोग भारत को विश्वगुरु शायद संभवतः इसी कारण से माने हैं क्योंकि वहाँ की ज्ञान की जो निधि है वो सारे संसार को प्रकाशित करती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम की सफलता से जुड़े तमाम लोगों के प्रति अपने मन का भाव साझा करने का जरिया है। आप सभी इस कार्यक्रम की बाट जिस तरह जोड़ते रहते हैं वह हमेशा से हमारे लिए प्रेरणा का विषय रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने अपनी व्यस्तताओं के बीच से हमारे लिए समय निकाला, यह शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सूचक है। प्रमथ जी और गोपा दी तो हमारे पारिवारिक हैं ही और इसी नाते वह आज हमारे साथ रहे भी, पर बलराम सिंह जी भी आज से शंकर परिवार के अंग हो गए। कार्यक्रम को सार्थकता देने के लिए उन सभी का आभार। दिल्ली, पटना, औरंगाबाद, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि से अनेक जन इस कार्यक्रम में शरीक हुए। यह डिजिटल तकनीक का चमत्कार है। आप सभी के प्रति आभार के साथ ही इस तकनीक का प्रबंधन कर रही टीम का भी शुक्रिया।
शुक्र है कि सन 2020 अब खत्म होने को है और एक नया साल हमारी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो आइए हम उसके अभिषेक की तैयारी करें और कामना करें कि यह साल कोरोना को मार भगाएगा और हमारे जीवन को पहले की तरह खुशियों से भर देगा।